फंक्शंस के हम कॉन्सेप्ट को देखेंगे, फिर हम आज के लेक्चर में फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एंड दोज क्वेश्चन आर सिमिलर टू द क्वेश्चन जो कि पास पेपर के क्वेश्चन में रहे हैं, चाहे वो एयर का टेस्ट है, बेरिया का टेस्ट है, फास्ट का टेस्ट, स्पेशली नास्ट का इंट्रेंस टेस्ट है। तो ये सारे के सारे एडवांस मैथमेटिक्स के चीज़ों को हम करेंगे और इंशाल्लाह इस तरीके से कवर करेंगे कि जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स इस क्लास के अंदर हैं, वो आर कमिंग फ्रॉम द प्री मेडिकल बैकग्राउंड, तो वो भी आपका एडवांस मैथमेटिक्स की चीज़ों को समझ सकेंगे। तो फंक्शन है क्या चीज़ है? देखो, फंक्शन जो है ना, बेसिकली डिस्क्राइब करता है एक क्वांटिटी की डिपेंडेंस दूसरी क्वांटिटी के ऊपर। तो फंक्शन क्या चीज़ है? वो डिस्क्राइब करता है डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन अनदर क्वांटिटी। तो फंक्शन ये चीज़ डिस्क्राइब कर रहा होता है। इन अदर वर्ड्स मैं ये कहता हूं कि फंक्शन जो है ना, वो मैथमेटिक्स को रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करता है। सबसे आसान डेफिनेशन क्या हुई कि वो रियल वर्ल्ड की चीज़ों के साथ उसको कनेक्ट करता है। वो भी यही कह रहा है, मैं भी यही कह रहा हूँ। देखो, एक स्केयर है तो स्केयर का एरिया क्या होगा? स्केयर की हर साइड इक्वल होती है, तो स्केयर का एरिया क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो जब लेंथ भी एक्स है, ब्रेथ भी एक्स है, तो स्केयर का एरिया क्या हो जाएगा? एक्स स्केयर हो जाएगा। तो एक स्केयर का एरिया क्या होता है? एक स्केयर का एरिया जो है ना, वो एक्स स्केयर के इक्वल होता है। तो स्केयर का एरिया क्या हो गया? एक्स स्केयर हो गया। तो अगर एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो एक स्केयर का एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं इसमें एफ की जगह पे वन प्लग इन करूंगा, एक्स की जगह पे वन प्लग इन करूंगा, तो ये ऐसे स्केयर का एरिया दे देगा जिसकी लेंथ वन यूनिट्स है। अगर मैं इसमें एफ एक्स की जगह पे थ्री पुट करूंगा, तो ये मुझे ऐसे स्केयर का एरिया दे देगा जिसकी लेंथ जो है वो थ्री यूनिट्स है, क्योंकि इसमें लेंथ इंटू ब्रेथ दोनों सेम है। एक्स इंटू एक्स एक्स का स्केयर है, सो एक्स स्केयर इज नाइन। तो एक्स स्केयर इज नाइन। तो ये बात आपने याद रखनी है। ऐसा फंक्शन है जो कि यहाँ पे एक एरिया के, एक स्केयर के एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फंक्शन डिफरेंट क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उसमें एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो सबसे इजी डेफिनेशन क्या हुई कि फंक्शन में एक वैल्यू, किसी फंक्शन की वैल्यू जो है वो किसी एक और वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। इसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे ये जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इट कैन बी रिटन एज एफ ऑफ एक्स को बाय डेफिनेशन वाई भी कहा जा सकता है। तो इसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक वाई और एक एक्स स्क्वायर। तो वाई जो है वो डिपेंड करता है ऑन द वैल्यूज ऑफ एक्स। तो क्या हुआ कि जब ये वैल्यूज ऑफ एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे फंक्शंस क्या करते हैं? वो रियल वर्ल्ड की वैल्यू के साथ चीजों को रिलेट करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि ये एक फंक्शन है, एक स्क्वायर का एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, जो एक और एग्जांपल यहाँ पे दी गई है नोट्स के अंदर, दैट इज v इज इक्वल टू 4/3 पाई r का क्यूब। तो v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, ये रिप्रेजेंट किया गया। तो v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब अगर रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, तो ये वॉल्यूम है स्फेयर का। इसमें वॉल्यूम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड आर की वैल्यू पे वो डिपेंड कर रहा है ना। सो आर की वैल्यू इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आर की वैल्यू टू पुट करेंगे, वॉल्यूम ऐसे स्फेयर का आ जाएगा जिसका रेडियस टू है। आर की वैल्यू फोर पुट करेंगे, वॉल्यूम ऐसे ऐसे स्फेयर का आ जाएगा कि जिसकी वैल्यू जो है वो थ्री है। आर फोर पुट करेंगे तो वॉल्यूम ऐसे स्फेयर का आ जाएगा जिसके रेडियस की वैल्यू फोर है। सो ऑन। तो फंक्शंस क्या है? उसमें एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, रियल वैल्यू के साथ रिलेट करते हैं। अच्छा, फंक्शन को एक और तरीके से देखते हैं। फंक्शन इज जस्ट लाइक अ कंप्यूटिंग मशीन, जिसको आप एक इनपुट दोगे, एक स्पेसिफिक आउटपुट जनरेट होगी। ऐसा ही है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कंप्यूटिंग मशीन है। इसमें एक्स की जगह पे इनपुट पे वन दिया, तो एफ ऑफ एक्स को वाई भी कहते हैं, तो वाई की वैल्यू भी वन आई। एक्स की जगह पे यहाँ पे टू दिया, जब टू प्लग इन करोगे, टू का स्केयर क्या हो जाता है? फोर हो जाता है, तो वाई की वैल्यू फोर आ रही है। थ्री प्लग इन करोगे एक्स की जगह पे, तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है? नाइन आ रही है। तो फंक्शन क्या हुआ है? कंप्यूटिंग मशीन हुआ जिसको आप इनपुट देते हैं, आपको ये एक आउटपुट देता है, उसके बदले में हर इनपुट के ऊपर एक आउटपुट होगी। जो इनपुट है, किसी भी फंक्शन की जो इनपुट है वो डोमेन कहलाती है। अब क्वेश्चन क्या आएगा? डोमेन या रेंज निकालने का आएगा। तो लिहाजा याद रखना है कि डोमेन क्या है? फंक्शन जो गिवन है उसको क्या चीज इनपुट पे दी जा सकती है, वो डोमेन है। फंक्शन की जो आउटपुट आ रही है वो उसकी रेंज है।
तो फंक्शन के अंदर जो उसकी इनपुट है वो उसकी डोमेन है, फंक्शन की जो आउटपुट है वो उसकी रेंज है। तो यहाँ पे डोमेन क्या है? 1। रेंज क्या है? 1। जब इनपुट पे यानी डोमेन पे 2 दिया गया, रेंज 4 आई। तो डोमेन इनपुट वैल्यूज हैं, रेंज आपकी आउटपुट वैल्यूज हैं। तो याद रखना है, पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा, फंक्शन गिवन है, बता दो इसकी डोमेन क्या है, इसकी रेंज क्या है। अभी सॉल्व करेंगे एग्जांपल्स को, ठीक है। तो क्या डोमेन्स हैं, क्या रेंज है। तो डोमेन क्या है? सेट ऑफ ऑल द इनपुट्स जो कि आप किसी फंक्शन को दे सकते हो। तो सेट ऑफ ऑल द इनपुट्स जो कि किसी भी फंक्शन को इनपुट पे दी जा सकती हैं, वो उसकी डोमेन है। देखिए, हर फंक्शन की, हर कंप्यूटिंग मशीन की अपनी इनपुट है। फॉर एग्जांपल, जो मैं क्लास ले रहा हूँ, मेरा सेटअप कनेक्टेड है, मेरे लैपटॉप के साथ मेरा मॉनिटर कनेक्टेड है, एक वायरलेस कीबोर्ड कनेक्टेड है, एक वायरलेस माउस है, एक ग्राफिक टैबलेट है यहाँ पे साथ अटैच्ड है, उसके अलावा प्रिंटर अटैच्ड है। तो प्रिंटर से मैं इनपुट नहीं दे सकता इस सिस्टम को, प्रिंटर तो आउटपुट देगा। और प्रिंटर की आउटपुट किस पे डिपेंड करेगी कि मैं कौन सी फाइल का प्रिंट कमांड उसको दूंगा। तो इनपुट के ऊपर आउटपुट डिपेंड कर रही है। सेम गोज, मैं कीबोर्ड को डायरेक्टली प्रिंटर के साथ नहीं कनेक्ट कर सकता, यानी मैं खुद डायरेक्टली प्रिंटर को नहीं दे सकता 1 2 3 टाइप कर दूं मैं कीबोर्ड के साथ, वो डायरेक्ट प्रिंट करता है फिर, राइट। सो इनपुट मशीन स्पेसिफिक होगी ना। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक जूसर या ब्लेंडर है, तो जूसर या ब्लेंडर के अंदर, फॉर एग्जांपल, इफ आई वांट टू मेक मैंगो शेक, तो आई विल बी पुटिंग इन इट मैंगो चंक्स को पुट करूंगा, मैं मैंगो के चंक्स को पुट करूंगा, मैंगो के चंक्स के साथ मैं इसमें मिल्क पुट अप करूंगा, सम शुगर, यस। तो आउटपुट पे क्या आएगा? आई विल बी गेटिंग द मैंगो मिल्क शेक। But I cannot give this input, the mango chunks, the sugar, and this milk to my keyboard. This keyboard will be to my laptop. So laptop को क्या input मिलेगी? वो input मिलेगी जो इस ग्राफिक टैबलेट के थ्रू मैं लाइंस लगा रहा हूँ, इस माउस के थ्रू जो मैं पॉइंटर मूव कर रहा हूँ, या मैं इस कीबोर्ड के थ्रू जो टाइपिंग कर रहा हूँ, या मैं किसी कैमरा के थ्रू जो उसको इनपुट दूंगा। तो वो इनपुट की फॉर्म में ये मैंगो चंक्स नहीं ले सकता। सेम गोज, एक ब्लेंडर जो है, एक जूसर मशीन जो है, वो कभी भी, एक मिक्सचर जो है, वो कभी भी इनपुट के ऊपर कीबोर्ड नहीं ले सकता। इस ग्राफिक टैबलेट की जो सेंसेशंस हैं जिनको वो कन्वर्ट करता है इनटू राइटिंग, वो नहीं ले सकता। तो इनपुट मशीन स्पेसिफिक है। तो क्या समझ आया कि डोमेन देख के पुट करनी है कि किस फंक्शन को क्या इनपुट दी जा सकती है। सेम गोज, किस फंक्शन की क्या आउटपुट आ सकती है वो डिपेंड करेगी कि उसको क्या इनपुट दी है। यहां पे इनपुट पे मैंने उसको मैंगो चंक्स दिए, मिल्क दिया, शुगर दी, तो आई गॉट आउटपुट एज अ मैंगो मिल्क शेक। If I'll be replacing these mangoes with strawberries, so I'll be getting the strawberry milkshake, right? So same goes, but हर मशीन को हर इनपुट नहीं दी जा सकती, इसी तरह हर फंक्शन को हर इनपुट नहीं दी जा सकती, और जो इनपुट दोगे आउटपुट उस पर डिपेंड करेगी। जैसे यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरीज को रिप्लेस किया मैंगो से, तो मैंगो मिल्क शेक, मैंगो को रिप्लेस किया स्ट्रॉबेरी से, तो स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बना, आउटपुट चेंज हो रही है। सेम गोज, इनपुट मशीन स्पेसिफिक है, फंक्शन स्पेसिफिक है, एंड आउटपुट किस पे डिपेंड कर रही है? इनपुट पे डिपेंड कर रही है। इनपुट मशीन स्पेसिफिक है, फंक्शन की इनपुट उस फंक्शन पे डिपेंड करती है कि फंक्शन क्या है। वो मैं अभी करवाता हूँ एग्जांपल्स, क्लियर हो जाएगा। एंड उस इनपुट के ऊपर आपकी आउटपुट डिपेंड करती है। तो फंक्शन को जो आप इनपुट दे सकते हो वो उसकी डोमेन है, और जो फंक्शन की आउटपुट आती है वो उसकी रेंज है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो फंक्शन है, मैंने जिसकी एग्जाम्पल यहाँ पे ली हुई है, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4 of x माइनस 1 जी। तो क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे? तो व्हाट आई विल बी गेटिंग हेयर इज, एफ ऑफ जीरो निकालना है, इसका मतलब है एक्स की जगह पे जीरो प्लग इन करते हैं, एक्स की जगह पे जीरो प्लग इन करेंगे तो जीरो का क्यूब माइनस 2 इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस 4 इंटू जीरो माइनस 1। तो आउटपुट पे क्या आया? माइनस 1 आ गया। तो इनपुट पे जीरो दिया, आउटपुट पे माइनस 1 आया। एफ ऑफ माइनस 2 पुट करके देखते हैं इसी फंक्शन में, एफ ऑफ माइनस 2 पुट करने जा रहा हूं। सो मैं अब दोबारा फंक्शन नहीं राइट डाउन कर रहा, मैं डायरेक्टली वैल्यू प्लग इन कर रहा हूं। तो माइनस 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू माइनस 2, और लास्ट में क्या पड़ा हुआ है? माइनस 1। माइनस 2 का क्यूब इज माइनस 8, माइनस 2 का स्क्वायर इज प्लस 4 इंटू माइनस 2 इज माइनस 8, 4 into minus 8 is minus 32, and then minus 1. So the output is minus 49. इनपुट चेंज करी, सेम फंक्शन है, सेम मशीन है, सेम कंप्यूटिंग मशीन है,
इनपुट 0 दी तो आउटपुट -1 आई थी, इनपुट -2 दी तो आउटपुट -49 आई है, राइट जी। तो फंक्शन क्या है, एक कंप्यूटिंग डिवाइस है जिसको इनपुट देते हैं एंड आउटपुट मिलती है। जो इनपुट होती है वो डोमेन है, जो आउटपुट आती है वो रेंज। बिफोर गोइंग डीप डाउन इन द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शंस की डोमेन एंड रेंजेस के जो कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं, इसमें मैं क्या करता हूं कि मैं आपको एक और एग्जांपल सॉल्व करवाता हूं। एंड वो एग्जांपल क्या है कि इसी फंक्शन के अंदर हम लोग x की वैल्यू को प्लग, नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, मैं बता रहा हूं कि इसी फंक्शन के अंदर अब हम लोग प्लग इन करते हैं 1 ऑफ x की वैल्यू। सो फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4 ऑफ x minus 1 minus 1. So we are going to find out now f of 1 of x. So we are plugging in the input 1 of x. तो जब मैं 1 of x पुट करूंगा तो 1 of x पुट करने का मतलब क्या है कि आई विल बी रिप्लेसिंग x विद 1 by x. So this will be 1 by x का क्यूब, 1 by x का क्यूब is 1 by x क्यूब माइनस 2 इंटू 1 by x का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 by x माइनस 1। तो यहां पे भी क्या होगा, 1 by x का होल क्यूब है, तो अब स्टेप कर ही लेते हैं। सो 1 by x का होल क्यूब क्या आ जाएगा, 1 by x क्यूब माइनस 2 अपनी जगह पे, दैट इज 1 by x स्क्वायर, दिस इज 4 इंटू 4 इंटू 1 by x, दैट इज 4 by x, एंड दिस इज माइनस 1 अपनी जगह पे एज इट इज रहेगा। ठीक है, सो माइनस 1 एज इट इज अपनी जगह पे रहेगा। तो पता क्या चला, फंक्शन को हर इनपुट नहीं दी जा सकती। देखना है कि क्या इनपुट दी जा सकती है। जो सेट ऑफ इनपुट्स हैं वो डोमेन है, जो सेट ऑफ आउटपुट्स हैं वो उसकी रेंजेस हैं। इनपुट चेंज करोगे तो आउटपुट भी डेफिनेटली चेंज हो जाएगी, राइट जी। सो अब क्या करते हैं, डोमेन एंड रेंजेस के कॉन्सेप्ट्स में डीप डाउन जाते हैं थोड़ा सा, ताकि पेपर ओरिएंटेड क्वेश्चंस स्पेशली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द नास्ट एंट्रेंस टेस्ट, बेरिया का एंट्रेंस टेस्ट, आपके पास फास्ट का एंट्रेंस टेस्ट, आपका एनटीएस के जो टेस्ट हैं जिसमें नैट है, एयर का टेस्ट है, एंड बाकी यूनिवर्सिटी जहाँ पे एडवांस मैथमेटिक्स का पोर्शन है वो समझ आ जाए, एंड स्पेशली प्री मेड के स्टूडेंट्स को भी ये बात समझ आ जाए इफ दे आर अपेयरिंग इन द एडवांस मैथमेटिक्स पोर्शन। सो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, यहाँ पे एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको क्या क्या इनपुट दी जा सकती है, वो डोमेन है इसकी। तो इसकी डोमेन, इसकी इनपुट पे कोई रिस्ट्रिक्शन मुझे नजर नहीं आ रही है। सो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स विल बी रिटन एज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को यूं भी लिख सकते हैं, या फिर इट कैन बी रिटन एज माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी लिखा जा सकता है। सो रिमेंबर कि यहाँ पे मैंने दोनों जगह पे राउंड ब्रैकेट्स को यूज किया है, तो यहाँ पे दोनों जगह पे मैंने राउंड ब्रैकेट्स को यूज किया है। सो इसकी इनपुट में कुछ भी इशू नहीं है। सो डी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है, सो डी ऑफ एफ ऑफ एक्स का मतलब है कि डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन का नाम क्या है, एफ ऑफ एक्स है। सो डोमेन इसमें सारे रियल नंबर दिए जा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि साथ कुछ भी कंडीशन मेंशन नहीं है कि कहां से लेके कहां तक इनपुट देनी है। कुछ और क्वेश्चन करेंगे तो जैसे जैसे स्पेशली अगर कोई आप प्री मेडिकल के बैकग्राउंड से हो या अगर आपकी मैथमेटिक्स वीक है तो मैं और क्वेश्चन डोमेन एंड रेंजेस के करवाऊंगा, तो आपको ये कॉन्सेप्ट फर्दर क्लियर होगा। ठीक है, तो याद ये रखना कि यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन, क्वेश्चन ये है तो कोई रिस्ट्रिक्शन साथ मेंशन नहीं है। जब कोई रिस्ट्रिक्शन साथ मेंशन नहीं है तो कुछ भी इनपुट पे दिया जा सकता है। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर दिए जा सकते हैं, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक दिए जा सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये राउंड ब्रैकेट्स यूज किए हैं, ये राउंड एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज इंटरवल को बताती हैं। अभी क्लियर होगा कि कैसे है। अब क्योंकि फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है, आप इसमें -1 पुट करो लेट से। अब रफ वर्क पे आ जाओ कि हम इसकी आउटपुट कैसे निकालेंगे, -1 पुट करते हैं। सो फंक्शन एक्स स्क्वायर है, जब इसमें -1 पुट करूंगा सो -1 का स्क्वायर जो आ जाएगा ना, -1 का स्क्वायर आ जाएगा +1। इसमें -2 भी पुट करूंगा अगर, तो भी आउटपुट पे आएगा +4। इसमें मैं 0 प्लग इन करता हूं, आउटपुट पे 0 ही आएगा। इसमें मैं 1 पुट करता हूं तो 1 का स्क्वायर +1 ही आएगा। तो नजर ये आ रहा है कि इस फंक्शन की आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। वाई? क्योंकि टॉप पे एक्सपोनेंट पे स्क्वायर पड़ा हुआ है। तो इसकी रेंज क्या आएगी, आउटपुट क्या आएगी, तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, 0 से लेकर
प्लस इन्फिनिटी तक। सो जीरो के साथ क्लोज इंटरवल है, जीरो से नीचे नहीं जा सकते। स्क्वायर ब्रैकेट क्या बता रही है कि जीरो से नीचे नहीं जा सकते। यस, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा सकते हैं। वैल्यूज प्लग इन करते जाओगे, पॉजिटिव आंसर्स आएंगे हमेशा, या जीरो आएगा मिनिमम, या फिर जीरो से बड़े आंसर्स आएंगे, वो बड़े होते जाएंगे। जैसे 1 पुट किया था तो +1 आया, -2 पुट किया तो +4 आया, -10 पुट करोगे तो +100 आएगा, सो ऑन। तो दिस वाज वेरी इजी कि इस फंक्शन की डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है। इसकी रेंज क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स भी इसको लिखा जा सकता है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो पॉजिटिव रियल नंबर तो मैं नहीं कहूंगा इसको, क्योंकि जीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी तक ये जा रही है, तो जीरो भी उसमें, जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, राइट जी। सो सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स है। इसकी रेंज जो है यूं टैबुलर फॉर्म में भी लिखी जा सकती है, बट मैंने आपको ये सेट बिल्डर नोटेशन में बता दिया कि इसको कैसे राइट डाउन आपने करना है। राउंड ब्रैकेट्स का मतलब है कि आप जीरो से नीचे माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा सकते हो। इस राउंड ब्रैकेट का मतलब कि आप जीरो से आगे प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा सकते हो। ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या बता रही है यहाँ पे, क्लोज इंटरवल, नीचे नहीं जा सकते, जीरो से नीचे नहीं जा सकते। जब जीरो इनपुट पे दिया है तो जीरो ही आया है आउटपुट पे। हाँ, नेगेटिव नंबर जब भी इनपुट पे दिया है तो पॉजिटिव ही आया है आपके पास आउटपुट पे। तो दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन एंड रेंज वर्क। अब एक और एग्जांपल करते हैं ताकि सारे इश्यूज क्लियर हो जाएं। डोमेन एंड रेंजेस के क्वेश्चन से, डोमेन एंड रेंजेस के क्वेश्चन आर अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ द एडवांस मैथमेटिक्स सेक्शन ऑफ एनी इंटरेस्ट है जहां पे भी एडवांस मैथमेटिक्स है, स्पेशली फॉर ऑल द इंजीनियरिंग फील्ड्स एंड ऑल द कंप्यूटर साइंसेज रिलेटेड जितनी भी फील्ड्स हैं वहां पे। अब समझ में क्या आया, समझ में ये आया कि हमने देखना है कि क्या इनपुट दी जा सकती है किसी भी फंक्शन को, एंड उसके ऊपर क्या रिजल्ट्स फंक्शन जनरेट करता है, क्या रेंजेस फंक्शन जो है वो जनरेट करता है। दो बातों का ख्याल रखना डोमेन एंड रेंज लेते हुए। ऐसा फंक्शन जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ऐसा फंक्शन जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में है, उसके डिनोमिनेटर में, जो न्यूमरेटर है उसका, ये उसका डिनोमिनेटर है, उसके डिनोमिनेटर को कभी जीरो नहीं होने देना। क्योंकि अगर उसका डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। कांस्टेंट ओवर जीरो क्या होता है, अनडिफाइंड। कांस्टेंट ओवर जीरो क्या होता है, अनडिफाइंड। समझ में आया। तो फ्रैक्शन वाले फंक्शन के अंदर ऐसी कोई इनपुट नहीं दी जा सकती कि वो फंक्शन वहां पर अनडिफाइंड हो जाए, जीरो हो जाए डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर एक फंक्शन की बात करता हूं लाइक दिस कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 1/x-4। तो यहाँ पे चाहे मेंशन हो कि ना मेंशन हो कि एक्स को आप 4 नहीं प्लग इन कर सकते, ये कंडीशन लिखी हो या ना लिखी हो, आपको स्ट्रेट अवे नजर आ रहा है कि मैं यहाँ पे 4 नहीं इनपुट पे दे सकता। क्योंकि अगर मैं 4 यहाँ पे इनपुट में प्लग इन करूंगा तो क्या होगा, 1/4 - 4 हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, एंड 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो फंक्शन डिफाइंड होने चाहिए, अनडिफाइंड नहीं हो सकता, राइट। सो इस फंक्शन की डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 4। ये माइनस का साइन बता रहा है, एक्सेप्ट, सो एक्सेप्ट 4। इसको सारी इनपुट्स दी जा सकती हैं बट 4 नहीं दी जा सकती एज एन इनपुट, राइट। तो फंक्शन के केस में जब अगर फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होने देना, क्योंकि फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ऐसी कोई इनपुट नहीं देनी कि फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए, डिनोमिनेटर में जीरो हो जाए। तो उसके अलावा बाकी सारी इनपुट दी जा सकती हैं। तो डिनोमिनेटर में जीरो आएगा, फंक्शन अनडिफाइंड होगा। यस, जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो मैं यहाँ पे x की जगह पे 5 पुट करूंगा तो 5 - 4 1/1 आ गया, वैल्यू 1 है। यहाँ पे मैं 6 पुट करूंगा तो 1/6 - 4 1/2 आ गया, तो दिस इज अलाउड। तो इसका मतलब क्या है कि डोमेन ऑफ फंक्शन, दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट +4। इसमें +4 नहीं पुट किया जा सकता, क्योंकि +4 पे ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो एक और एग्जांपल करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x+4 है, तो इसमें -4 नहीं पुट कर सकते, क्योंकि इसमें -4 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा ना।
तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, डोमेन क्या लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, ये वाला माइनस एक्सेप्ट बता रहा है, एक्सेप्ट -4। सो -4 को इनपुट पे आप नहीं दे सकते। अच्छा, सो डोमेन्स एंड रेंजेस निकालते हुए किस बात का आपने ख्याल रखना है, दो बातों का ख्याल रखना है कि क्या इनपुट्स दी जा सकती हैं। फ्रैक्शन के केस में डिनोमिनेटर में आप जीरो नहीं पुट कर सकते, ऐसी कोई वैल्यू नहीं पुट कर सकते आप इनपुट पे कि आउटपुट पे वो जो है वो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जीरो बन जाए और आउटपुट आपकी अनडिफाइंड हो जाए। सो आउटपुट आपकी अनडिफाइंड नहीं हो सकती। अब हम बात करते हैं एक और स्पेसिफिक केस की, जो कि डोमेन्स एंड रेंजेस के क्वेश्चन क्योंकि पेपर में बहुत ज़्यादा हैं। सो डोमेन्स एंड रेंजेस को निकालते हुए एक और जो बात आपने याद रखनी है वो ये है कि डोमेन एंड रेंज निकालते हुए अगर आपके पास स्क्वायर रूट आ रहा है, अगर आपके पास स्क्वायर रूट आ रहा है, तो स्क्वायर रूट में, अगर आपके पास स्क्वायर रूट आ रहा है तो स्क्वायर रूट में कोई ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो कि नेगेटिव हो जाए, क्योंकि अगर स्क्वायर रूट में -1 होगा सो -1 क्या होता है, वो अयोटा बन जाता है, कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। सो हमारे जो फंक्शंस हैं वो रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं। सो वी आर डीलिंग विद रियल वैल्यूड फंक्शंस। तो नेगेटिव, तो दो बातों का ख्याल रखना है, फ्रैक्शन के केस में डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होने देना, फ्रैक्शन के केस में डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होने देना, एंड अंडर रूट के केस में नेगेटिव नहीं होने देना, क्योंकि अगर अंडर रूट के केस में नेगेटिव हो जाएगा तो फंक्शन कम्प्लेक्स बन जाएगा। वी आर डीलिंग विद ओनली रियल वैल्यूड फंक्शंस, सो वी आर ओनली डीलिंग विद रियल वैल्यूड फंक्शंस। सो दिस इज हाउ इट विल वर्क। एग्जाम्पल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव दिस function given as f of x equals to under root of x minus 4। अब अंडर रूट में आ गया। अच्छा, कैसे सॉल्व करेंगे, द ट्रिक इज कि जो चीज़ आपके पास यहाँ पे गिवन है ना, इसको आप पिकअप कर लो। मैंने इसको पिकअप किया, x माइनस 4 को इसको 0 के इक्वल पुट किया, x की वैल्यू 4 आ गई, x की वैल्यू 4 आ गई। इस फंक्शन में 4 पुट करके देखते हैं। इस फंक्शन में 4 को पुट करके मैं देखूंगा, जब मैं इस फंक्शन में 4 को पुट करके देखूंगा तो 4 पुट करने से क्या होगा मेरे पास, जब मैं इस फंक्शन में 4 प्लग इन करूंगा तो 4 प्लग इन करते हुए मैं देखूंगा कि जब मैं 4 पुट कर रहा हूं तो क्या आउटपुट आ रही है, 0 आ रही है। ये क्यों, क्योंकि जब 4 पुट करूंगा तो दिस विल बी 4, 4 माइनस 4 इज अंडर रूट 0 एंड अंडर रूट 0 इज 0। तो 0 तो अलाउड है, अंडर रूट में नेगेटिव नंबर अलाउड नहीं है। अच्छा, तो पता है क्या चला, सारी बात 4 पे आ रही है। अब 4 से छोटी वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या होता है। तो 4 से छोटी वैल्यू अगर मैं प्लग इन करता हूं तो वो आती है 3। तो 3 माइनस 4 करूंगा तो यस, अंडर रूट में तो नेगेटिव साइन आना शुरू हो गए हैं, जो कि अलाउड नहीं है। 2 पुट करूंगा तो भी -2 आ जाएगा, तो नेगेटिव साइन अलाउड अंडर रूट के केस में नहीं है। तो ऐसी कोई इनपुट नहीं देनी फंक्शन को। अगर फंक्शन में स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का साइन नहीं आना चाहिए। तो f(2) भी अलाउड नहीं है, तो f(2) भी अलाउड नहीं है, f(-1) भी अलाउड नहीं है, f(3) भी अलाउड नहीं है, क्योंकि f(3) पुट किया था तो -1 आ रहा है। तो इसका मतलब है 4 से ऊपर पुट किया जा सकते हैं या 4 पुट किया जा सकता है, क्योंकि 4 पुट करने पे 0 आ रहा है, 0 का मसला नहीं है। तो डोमेन क्या होगी, डोमेन होगी कि आप 4 से नीचे नहीं जा सकते। जब नीचे नहीं जा सकते तो स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटरवल बताती है, 4 से लेके ऊपर जा सकते हैं प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो ये इसकी डोमेन है। सो डोमेन इसकी क्या है, डोमेन इसकी ये है कि 4 या 4 से ऊपर पुट किया जा सकता है, क्योंकि 4 से नीचे पुट करेंगे तो 0 आएगा, और सॉरी माइनस आएगा। 4 पुट करने पे तो 0 आया, 4 से नीचे 3 पुट किया तो माइनस आया था। नेगेटिव साइन स्क्वायर रूट में अलाउड नहीं है। और ये मैंने खुद स्क्वायर ब्रैकेट यूज की है। स्क्वायर ब्रैकेट क्या बता रही है, क्लोज इंटरवल, कि यहाँ का गेट लॉक है, इससे नीचे नहीं जा सकते। हाँ, ऊपर जा सकते हैं, ओपन इंटरवल है, इसलिए यहाँ पे राउंड ब्रैकेट यूज हुई है। तो समराइज करते हैं डोमेन्स एंड रेंजेस को। सो डोमेन्स क्या है, किसी भी फंक्शन की इनपुट, रेंज क्या है, किसी भी फंक्शन की आउटपुट। फंक्शन क्या है, एक कंप्यूटिंग सिस्टम है जिसको एक इनपुट देंगे, इनपुट के ऊपर वो फंक्शन हमें एक स्पेसिफिक आउटपुट देगा।
ठीक है, तो वो एक स्पेसिफिक आउटपुट देगा। जब स्पेसिफिक इनपुट के ऊपर है वो एक हमें स्पेसिफिक आउटपुट देगा, तो ये बात आपने याद रखनी है कि क्या इनपुट्स दी जा सकती हैं एक फंक्शन को। अच्छा, किन बातों का ख्याल रखना है? दो बातों का। अगर फंक्शन फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो देखना है कि डिनोमिनेटर में कोई ऐसी वैल्यू नहीं देनी, कोई ऐसी एक्स की वैल्यू नहीं डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए, वो अलाउड नहीं है, क्योंकि फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। अगर स्क्वायर रूट की फॉर्म में है तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन अलाउड नहीं है, क्योंकि फंक्शन कम्प्लेक्स हो जाएगा, और कम्प्लेक्स फंक्शंस के साथ नहीं, हम रियल वैल्यूड फंक्शंस के साथ डील कर रहे हैं। ये दो बातों का ख्याल आपने रखना है किसी भी फंक्शन की डोमेन या रेंज निकालते हुए। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स करेंगे जब मैं इसकी एक्सरसाइज फर्दर डाउन सॉल्व करवाऊंगा। आज तो मैं साथ साथ कॉन्सेप्ट, साथ साथ एग्जांपल्स देके कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट है कि फंक्शन कैसे पता चलेगा कि इवन है कि ऑड है। अच्छा जी, एक फंक्शन है लेट से एफ ऑफ एक्स। अगर आप एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करो और दोबारा एफ ऑफ एक्स आ जाए तो ऐसा फंक्शन इवन फंक्शन कहलाता है। ऐसा फंक्शन इवन फंक्शन कहलाता है। अगर एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसको आप नेगेटिव इनपुट दो लेकिन दोबारा एफ ऑफ एक्स ही आ जाए तो ऐसा फंक्शन इवन फंक्शन कहलाता है। ऑड फंक्शन क्या है? ऐसा फंक्शन जिसको आप इनपुट के ऊपर नेगेटिव साइन दो तो वो नेगेटिव साइन को बाहर ले आए तो ऐसा फंक्शन ऑड फंक्शन कहलाता है। इसमें तो नेगेटिव साइन वैनिश हो गया, खत्म हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। इवन फंक्शन अगर नेगेटिव साइन बाहर आ गया तो ऑड फंक्शन। पहले एक बहुत बेसिक सी एग्जांपल करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आपके एग्जाम में इंशाल्लाह डोमेन्स एंड रेंजेस पूछी जा सकती हैं, इवन ऑड फंक्शन के कॉन्सेप्ट पूछे जा सकते हैं, फंक्शंस की लिमिट्स पूछी जा सकती हैं। तो मैंने डोमेन्स एंड रेंजेस करा दिया, अब इवन ऑड का कॉन्सेप्ट करते हैं, फिर हम लिमिट्स का कॉन्सेप्ट करेंगे। तो हमारे पास क्या है कि एक फंक्शन है लेट से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसमें मैंने नेगेटिव एक्स दिया, सो नेगेटिव एक्स पुट करूंगा तो नेगेटिव एक्स का स्क्वायर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आया? दोबारा एफ ऑफ एक्स ही आ गया ना। तो ये कौन सा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। तो ये फंक्शन इवन फंक्शन है। ठीक है। अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होती लेट से एक्स क्यूब, इसको चेक करते हैं इवन है कि ऑड है। इवन या ऑड चेक करने के लिए क्या करना है? इनपुट पे माइनस एक्स देना है। माइनस एक्स दिया इनपुट पे, माइनस एक्स का क्यूब, माइनस एक्स का क्यूब क्या आएगा? माइनस एक्स क्यूब ही आ जाएगा। नेगेटिव नंबर की ऑड पावर हो तो नेगेटिव साइन अपनी जगह पे रहता है, नेगेटिव नंबर की इवन पावर हो तो नेगेटिव साइन एब्जॉर्ब हो जाता है। सो अगर माइनस एक्स की पावर या माइनस टू की पावर लेट से 4 है तो आंसर प्लस 16 आएगा। माइनस टू की पावर क्यूब है तो माइनस 8 आएगा। तो नेगेटिव नंबर में इवन पावर है तो साइन पॉजिटिव हो जाता है, अगर ऑड पावर है नेगेटिव नंबर की तो नेगेटिव साइन ही रहता है। तो इवन का भी कॉन्सेप्ट हो गया, ऑड फंक्शन का भी कॉन्सेप्ट हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ना, एक्स की पावर 2/3, दिस वाज देयर इन द फास्ट का एंट्रेंस टेस्ट। बैरिया के एंट्रेंस टेस्ट में शायद इस तरह का कोई क्वेश्चन था। तो डिफरेंट क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि इस बुक से पिकअप किए गए हैं एंड उनको ऐड किया गया है इन योर एग्जाम्स। अच्छा, ना तो वो नेगेटिव साइन खत्म कर रहा हो ना तो नेगेटिव साइन बाहर आ रहा हो तो फंक्शन नीदर इवन होता है नॉर ऑड होता है। उसकी भी एग्जांपल करवाता हूँ। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन सॉल्व करते हैं। लेट से वो फंक्शन ये है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स, एक्स क्यूब प्लस एक्स। सो एक्स क्यूब प्लस एक्स एक फंक्शन है। आपने चेक करना है कि फंक्शन इवन है या फंक्शन ऑड है। सो अगर तो फंक्शन इवन है, नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा।
अगर ऑड है तो नेगेटिव साइन सबके साथ आ जाएगा। तो एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करके चेक करेंगे, माइनस एक्स की पावर 3 प्लस माइनस एक्स आ जाएगा एक्स की जगह पे। नेगेटिव नंबर की ऑड पावर हो तो नेगेटिव साइन रहेगा, प्लस माइनस माइनस एक्स आ गया, माइनस को कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स क्यूब, माइनस कॉमन लिया तो एक्स क्यूब, आज थोड़ा सा मेरा टैब लेक्चर में इशू कर रहा है, सो एक्स क्यूब माइनस एक्स का क्यूब था, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो प्लस एक्स आ गया। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आया है, माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स आया है। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आया है, माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स आया। तो ये फंक्शन ऑड है, ये फंक्शन क्या है, ऑड है, क्योंकि नेगेटिव साइन रिटेन रखा है। ये सारे का सारा तो एफ ऑफ एक्स था ना भाई, तो ये तो एफ ऑफ एक्स है जो कि गिवन था। बात क्लियर हुई आपको, तो ये एफ ऑफ एक्स था। सो एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स आ गया। अब हम बात करते हैं इसी में से एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स की पावर 2/3 प्लस 6। कैसे चेक करना है, क्वेश्चन क्या है, चेक करके बताओ कि ये फंक्शन इवन है या फंक्शन ऑड है। तो इवन या ऑड चेक करने के लिए एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करोगे, तो एफ ऑफ माइनस एक्स जब पुट करोगे तो माइनस एक्स की पावर 2/3 है। इवन या ऑड चेक करने के लिए एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करते हैं, माइनस एक्स की पावर 2/3 हो गया। पावर के ऊपर पावर हो, पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं। अगर एक्स की पावर है एम एन, तो लिख सकते हैं एक्स की पावर एम होल पावर एन। सिमिलरली अगर एक्स की पावर है एम बाय एन, तो इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर एम होल पावर 1/n। पावर के ऊपर पावर हो, पावर के साथ पावर हो, पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं। मैं इसी रूल को यूज करूंगा अपने फायदे के लिए। तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस एक्स की पावर 2 होल पावर 1/3। माइनस एक्स का स्केयर करेंगे तो एक्स स्केयर आ जाएगा, एक्स स्केयर की पावर 1/3 आ गया प्लस 6। सो एक्स की पावर 2/3 हो जाएगा ये प्लस 6। तो यहाँ पे क्या हुआ कि माइनस एक्स का स्केयर हुआ वो तो प्लस एक्स स्केयर बन गया। तो एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करने पे आउटपुट पे क्या आया मेरे पास, आउटपुट पे मेरे पास दोबारा एफ ऑफ एक्स ही आया है। सो दिस इज एफ ऑफ एक्स, तो ये तो एफ ऑफ एक्स ही आया है मेरे पास। तो एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करने पे मेरे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ही आई है। ठीक है, सो एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करने पे इसकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स ही आई है। ठीक है, तो अगर एक फंक्शन में आप माइनस एक्स प्लग इन करें दोबारा एफ ऑफ एक्स आ जाए इवन, अगर माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए, ठीक है, तो वो ऑड फंक्शन है। नीदर इवन नॉर ऑड का एक केस कर लेते हैं कि जहां पे ना तो वो नेगेटिव साइन एब्जॉर्ब किया है, ना तो नेगेटिव साइन उसने रहने दिया है। सॉल्व अनदर एग्जांपल जिसमें हम इस कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि फंक्शन इज नीदर इवन नॉर ऑड। So we have this function and that function is f of x is equals to x plus 2 का होल स्क्वायर। तो इस फंक्शन में इवन एंड ऑड चेक करने से पहले मैं इस फंक्शन के स्केयर्स को सेपरेट करूंगा ताकि मुझे क्लियरली नजर आए कि किस वैल्यू के ऊपर स्केयर है, किसके ऊपर वैल्यू के ऊपर स्केयर नहीं है। सो फॉर दैट आई विल बी ओपनिंग अप इट्स फॉर्मूला। सो द a प्लस बी होल स्केयर का फॉर्मूला इज a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab। सो दैट इज a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab। सो x प्लस 2 होल स्केयर को ओपन करके देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। सो x प्लस 2 का होल स्केयर जब ओपन करेंगे तो आएगा एक्स स्केयर प्लस 4 प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर हो गया ये, प्लस 2
ए की जगह पे x है, b की जगह पे अगेन 2 है, so 2ab that is 4x. So this function is opened up in the form of x square plus 4 plus 4x. अब हम इसमें इवन एंड ऑड को चेक करने के लिए इसमें x की जगह पे माइनस एक्स को प्लग इन करेंगे. सो दिस विल बी माइनस एक्स का स्क्वायर, 4 तो कांस्टेंट है, नो एक्स, प्लस 4 इंटू एक्स की जगह पे माइनस एक्स. सो द वैल्यू हेयर इज माइनस एक्स का स्क्वायर इज एक्स का स्क्वायर प्लस 4 अपनी जगह पे एंड माइनस 4x है. तो ये माइनस एफ ऑफ एक्स नहीं आया क्योंकि एफ ऑफ एक्स तो ये है, माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स तो क्या होता है, सबके साथ माइनस कॉमन आ जाता एंड अंदर मेरे पास वो टर्म आ जाती जो कि थी एक्स स्क्वायर प्लस फोर ऑफ एक्स. तो दिस इज नॉट द ऑफ द सिचुएशन कि जहाँ पे कोई माइनस पूरे का पूरा कॉमन आया. तो ना ही ये माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स बन रहा है, ना ही ये एफ ऑफ एक्स बन रहा है क्योंकि एफ ऑफ एक्स के अंदर तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स था, ये तो माइनस 4x आ रहा है. तो सच ऑफ सिचुएशन अगर क्रिएट हो जाए तो आप ये कहोगे द फंक्शन इज नीदर इवन नॉर ऑड. तो द फंक्शन इज नीदर इवन नॉर इट इज ऑड. तो फंक्शन ना तो इवन है ना ही फंक्शन आपके पास ऑड है. तो ये बात आपने याद रखनी है कि नीदर इवन नॉर ऑड किस तरह से वर्क करता है कि जब ना तो फंक्शन इवन है आपके पास ना ही फंक्शन आपके पास ऑड है. सो देर आर सम मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू इवन एंड ऑड, या इनको भी देख लेते हैं. एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, दिस वन. वी हैव दिस फंक्शन विच इज एक्स क्यूब minus x divided by x square plus 1, and you have to check whether it's an even function or neither even nor odd. तो ये फंक्शन क्या है इसको चेक करेंगे. कैसे चेक करेंगे, x की जगह पे f ऑफ माइनस एक्स पुट करेंगे. जब x की जगह पे f ऑफ माइनस एक्स प्लग इन करेंगे तो दिस इज माइनस एक्स का क्यूब माइनस टाइम्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाय माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1. सो क्या होगा भाई, यहाँ पे माइनस एक्स का क्यूब तो आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब, माइनस माइनस आ जाएगा प्लस एक्स डिवाइडेड बाय माइनस एक्स का स्क्वायर क्या आएगा एक्स स्क्वायर, साथ में क्या आएगा प्लस 1. सो एफ ऑफ माइनस एक्स की जगह पे आ गया माइनस एक्स का क्यूब प्लस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1. अब ना तो सबके साथ माइनस कॉमन आ रहा है, ना तो सबके साथ माइनस कॉमन आ रहा है, ना ही ये एग्जैक्ट वो फंक्शन आ रहा है. क्या आपको ये ऐसा दिख रहा है, दिखने में तो ऐसा है, बट मैं अगर इसमें एक स्टेप और करूं तो सिचुएशन क्लियर हो जाएगी. और वो स्टेप क्या है, वो स्टेप है अगर मैं इफ मैं क्या करूं कि माइनस यहाँ से कॉमन ले लूं. तो जब मैं माइनस को यहाँ से कॉमन लूंगा न्यूमरेटर में से, सो दैट इज एक्स क्यूब माइनस एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1. देखें जब भी नेगेटिव साइन कॉमन आता है या नेगेटिव साइन सबके साथ मल्टीप्लाई होता है तो सबके साइंस चेंज हो जाते हैं. तो यहाँ पे माइनस एक्स का क्यूब हो गया था, ये माइनस माइनस प्लस एक्स हो गया था, ये नीचे माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया था एंड प्लस 1 था. तो जब मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, सो माइनस तो जो आपके पास अगर फ्रैक्शन के अंदर माइनस हो तो आप उसको ऊपर लिखें नीचे लिखें, द चॉइस इज योर्स. सो मैंने यहाँ पे क्या किया है, सो मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ कि मैंने इसको अब माइनस कॉमन लेके राइट डाउन किया एक्स क्यूब माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो ये आ गया. तो बेसिकली एफ ऑफ माइनस एक्स जो है ना वो माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स बन गया क्योंकि ये सारे का सारा क्या है, ये तो वही ओरिजिनल फंक्शन है ना जिसको हम चेक कर रहे थे. तो ये ऑड फंक्शन है जो कि देखने में तो ऐसा था कि नीदर इवन एंड नॉर ऑड है, लेकिन एक एक्स्ट्रा स्टेप करने से फंक्शन क्लियर हो गया कि ये फंक्शन जो है वो ऑड फंक्शन है, नीदर इवन नॉर ऑड नहीं है. तो आपने तब तक स्टेप्स करने हैं जब तक आप चीज़ों को कॉमन ले सकते हो. सो वन
important thing to note is if you want to study functions, limits, their domains and ranges and their properties, उसके बाद आप मूव करोगे डिफरेंशियल्स पे, डेरिवेटिव्स पे या इंटीग्रल्स पे, एनालिटिकल ज्योमेट्री पे उसके बाद, तो योर अलजबरा के कॉन्सेप्ट शुड ऑल बी क्लियर. सो फॉर दैट प्लीज रिवाइज द अलजबरा लेक्चर. ठीक है, आई हैव ऑलरेडी सेंड यू द लिंक. तो आप लोग जो है वो उसको अलजबरा के लेक्चर को रिवाइज करें ताकि अलजबरा की बेसिक्स की वजह से यू डोंट गेट स्टक इनटू द एडवांस मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस. सो अलजबरा शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ कि आपको प्रॉब्लम्स ना आए इंशाल्लाह. तो अब हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं. तो अब हम देखेंगे कि लिमिट्स क्या हैं एंड लिमिट्स को फंक्शंस के अंदर आप कैसे प्लग इन करते हैं. तो लिमिट्स आर द वैल्यूज जो कि आप फंक्शंस के अंदर प्लग इन करते हो. मैंने थोड़ा सा आपको लास्ट पार्ट में ये आइडिया दिया था इस लेक्चर के कि लिमिट्स आप सिंपली क्या कर रहे हो कि लिमिट्स हैं, आप वैल्यूज उनकी प्लग इन कर रहे हो. अब अगर दो फंक्शन आपस में ऐड हो रहे हैं, सो देयर आर टू फंक्शंस एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स एंड दे आर बीइंग एडेड अप, तो लिमिट कैसे होगी कि दोनों के अंदर जो है ना लिमिट दोनों के ऊपर अप्लाई होगी. फर्स्ट फंक्शन में भी अप्लाई होगी एंड सेकंड फंक्शन में भी लिमिट अप्लाई होगी. जस्ट लाइक आपके पास ये एग्जांपल मैंने किया हुआ है यहाँ पे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 है एंड 1 के ऊपर भी लिमिट आएगी, कांस्टेंट के ऊपर भी लिमिट आएगी. तो कांस्टेंट के अंदर तो एक्स नहीं है तो कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहेगा. हाँ यस, लिमिट एक्स की जगह पे मैं 1 पुट करूंगा तो 1 + 5 की वैल्यू जो है ना वो 6 हो जाएगी मेरे पास. सो सिमिलरली अगर दो फंक्शंस आपस में माइनस हो रहे हैं, उनका डिफरेंस लिया जा रहा है, तो भी अगेन दोनों के ऊपर लिमिट्स जो है ना वो अप्लाई होंगी, दोनों पोर्शन पे लिमिट्स अप्लाई होंगी. सो लेट मी solve another example for you. For example, I have a function like this, limit x approaches to 2 and I have a function x square plus 3 of x plus 4. तो लिमिट इसके जितने भी पार्ट्स ऐड हो रहे हैं उन पे अप्लाई होगी. सो 2 का स्केयर प्लस 3 की जगह पे 2, जब भी लिमिट प्लग इन करते हैं तो x की जगह पे आप वो वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं. 4 तो कांस्टेंट है, देयर इज नो x इन इट. सो 2 का स्केयर इज 4 एंड देन दिस इज 6. 6 + 4 इज इक्वल टू 14. सिमिलरली अगर ये माइनस भी हो रहा होता, अगर ये जो 4 है लेट से माइनस हो रहा होता या इवन ये x भी माइनस हो रहा होता, सो एक और सिचुएशन कर लेते हैं, दैट इज x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 हो रहा होता एंड लिमिट x अप्रोच कर रही होती है 2 को, तो भी ऐसा ही होना था. So this was 2 का स्क्वायर minus 3 into 2 minus 4. So 2 का स्क्वायर is 4. 4 minus 6 and minus 4 कैंसिल करेंगे, सो लिमिट जो है ना वो -6 आ जाएगी. तो फंक्शंस ऐड हो रहे हों, फंक्शंस सब्ट्रैक्ट हो रहे हों, लिमिट्स एज इट इज सब पे अप्लाई होती है. सो सेकंड जो थ्योरम है ना लिमिट्स का, वो यही कहता है कि इफ देयर आर टू फंक्शंस एंड यू आर टेकिंग डिफरेंस ऑफ दोज फंक्शंस, सो रिमेंबर कि क्या होगा, पहले पे भी लिमिट अप्लाई होगा, सेकंड पे भी होगा, और आंसर में भी वो L-m की फॉर्म में रहेंगे. तो यहाँ पे यही हुआ है, लिमिट 3 अप्रोच हुई, सो x बिकेम 3. 3 - 5 करा तो -2 आ गया. के अगर एक रियल नंबर है, के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लिमिट एज इट इज उसी तरह अप्लाई होती है. वो यहाँ पे मैंने आपको करके भी दिखाया है कि लिमिट तो x के ऊपर अप्लाई हुई है एंड -3 एज इट इज उसी तरह से मल्टीप्लाई होगा. तो जब x के ऊपर लिमिट अप्लाई हुई तो बिकेम 2 एंड 2 × -3 इज -6. तो ये -6 बचा था क्योंकि ये वाला जो +4 था एंड -4 था, दे गॉट कैंसल्ड एंड यू वर लेफ्ट विद ओनली -6. सो दिस वाज द थर्ड थ्योरम ऑफ द लिमिट्स. तो दीज थ्योरम्स वर अ बिट इजियर, कोई इतना मसला नहीं है. जस्ट दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो तब भी दोनों के ऊपर लिमिट्स अप्लाई होती है, दो डिवाइड हो रहे हैं तो तब भी दोनों के ऊपर लिमिट अप्लाई होती है. अगेन ये भी कोई इतना बड़ा हर्डल नहीं है. तो मैं एग्जांपल कर देता हूँ यहाँ पे, एग्जांपल जो हुई हुई है सॉल्व, मैं इसको आपके लिए दोबारा सॉल्व कर देता हूँ. सो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 है, तो द क्वेश्चन इज लिमिट x अप्रोचेस टू 1. तो 1 है, लेट से हर जगह पे हम 2 ही लिमिट ले रहे हैं, सो x अप्रोचेस टू 1 कर लेते हैं. तो दिस इज 2x into x plus 1 है, लेट से. So this is x plus 1. So limit x 2 into x and x plus 1 आ गया मेरे पास से. So ये x plus 1 आ गया. So I need not to worry. यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, याद रखना है मैंने, और वो बात मैंने क्या याद रखनी है, वो बात मैंने ये याद रखनी है कि इस पे भी मैं लिमिट अप्लाई करूंगा एंड इस पोर्शन पे भी मैं लिमिट अप्लाई करूंगा. सो 2 into 1 करेंगे लिमिट, यहाँ पे x की जगह पे 1 आ गया एंड अगेन यहाँ पे भी ये 1 आ जाएगी, 1 + 1 आ जाएगा. सो 2 into 1 करेंगे, 2 आ जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा. सो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 जब आप इसमें प्लग इन करोगे तो वैल्यू जो है वो यहाँ पे 4 आ जाएगी. सिमिलरली फॉर एग्जांपल इफ दीज टू फंक्शंस वर बीइंग डिवाइडेड, सो अगेन ऊपर वाले पोर्शन में भी लिमिट अप्लाई होगी एंड रिमेंबर नीचे वाले पोर्शन में भी लिमिट अप्लाई होगी. तो जब भी आप इसको प्लग इन करोगे, सो 2 into 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 आ जाएगा, सो 2 आ जाएगा एंड 2/2. सो 2/2 कैंसिल होकर हमारे पास 1 रह जाएगा यहाँ पे, राइट जी. So coming back to the theorem number 6,
सो थ्योरम नंबर 6 ये कहता है कि अगर लिमिट आप अप्लाई करते हैं ऊपर पावर है तो एज इट इज रहता है। वो मैंने भी बहुत सारी एग्जांपल्स कर चुका हूँ, बल्कि अब इस एग्जांपल को करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4 प्लग इन करेंगे, होल पावर क्यूब है रहने देंगे, 2 इंटू 4 करेंगे। सो 2 इंटू 4 लिमिट तो 4 पे अप्लाई होगी ना, क्योंकि लिमिट तो 4 अप्लाई होनी है, एक्स पे अप्लाई होगी। सो 2 इंटू 4 माइनस 3 रेज टू दी पावर क्यूब है। 2 इंटू 4 किया तो 8 आ गया, 8 माइनस 3 की होल पावर 3 आ गई। सो 8 माइनस 3 किया मैंने तो 5 आ गया, ऊपर आ गया 5 का क्यूब, एंड 5 का क्यूब इज 125. So the answer here is 125, right? So पावर दो टर्म्स चाहे डिवाइड हो रही हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, ऐड हो रही हो, सब्ट्रैक्ट हो रही हो, लिमिट जहां जहां पे x है सब में ही प्लग इन होगी। दिस इज द इजीएस्ट वे टू रिमेंबर के लिमिट्स कैसे प्लग इन किए हैं। The next is the sandwich theorem, and sandwich theorem is one of the most important theorem of the limits, एंड सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आपको ये हेल्प आउट करता है इन योर एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन अगर लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, और बड़ा चांस होता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है। सो सैंडविच थ्योरम क्या कहता है? सैंडविच थ्योरम ये कहता है कि अगर लिमिट अप्रोच करती है जीरो को, एंड ऊपर आपके पास अगर साइन ऑफ थीटा पड़ा हुआ है, एंड वही चीज़ अगर आपके पास डिनोमिनेटर में पड़ी हुई है, यानी जो चीज़ यहाँ पे साइन के आर्ग्यूमेंट में पड़ी हुई है वही चीज़ आपके पास डिनोमिनेटर में पड़ी हुई है, तो आंसर आपने 1 लेना है। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द प्रूफ ऑफ इट, ऑल्दो इसका बकायदा एक प्रूफ है, बट आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ इट, रादर विल बी यूजिंग इट्स एप्लीकेशंस, क्योंकि इसके एप्लीकेशन यानी इसके एमसीक्यूज में वो पेपर के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। तो जो चीज़ यहाँ पे साइन थीटा के आर्ग्यूमेंट में पड़ी हुई है, साइन के आर्ग्यूमेंट में पड़ी है, अगर यहाँ पे थीटा पड़ा हुआ है नीचे थीटा तो 1 है, अगर यहाँ पे 7 थीटा पड़ा हुआ है नीचे भी 7 थीटा होना चाहिए तब 1 है। यहाँ पे लेट से साइन ऑफ ए एक्स पड़ा हुआ है तो डिनोमिनेटर में भी ए एक्स होगा। तो लिमिट अगर एक्स अप्रोच 0 कर रही है तो याद रखिएगा कि आपके पास इसका आंसर जो है वो 1 ही आएगा। तो दिस इज हाउ ये वर्क करता है, एंड इस थ्योरम को आप जो है ना वो सैंडविच थ्योरम का नाम जो है वो देते हैं। ठीक है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज थ्योरम। इसके अलावा एक थ्योरम क्या है, वो थ्योरम ये है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये कहता है कि अगर लिमिट एक्स अप्रोच करती है जीरो को, एंड 1 प्लस एक्स पड़ा हुआ है, यानी जो टर्म यहाँ पे पड़ी हुई है पावर में उसका रेसिप्रोकल पड़ा हुआ है, तो वो ई बन जाएगा। ई क्या है? कांस्टेंट है, लास्ट पार्ट के अंदर डिस्कस हो चुका है कि जैसे पाई एक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 3.14 है, इसी तरह से ई एक कांस्टेंट है एंड ई की वैल्यू 2.71 समथिंग है। तो आगे ये कंटिन्यू रहती है। सो ई जस्ट लाइक पाई वो एक कांस्टेंट है। सो थ्योरम क्या है? थ्योरम फिर बता देता हूँ कि लिमिट अगर एक्स अप्रोच करिए जीरो को, 1 प्लस एक्स पड़ा हुआ है, पावर में इसी का रेसिप्रोकल पड़ा हुआ है, तो ये चीज़ ई बन जाती है। अच्छा, इसी का एक और थ्योरम है, और वो थ्योरम ये है, बल्कि नीचे जाके मैंने उसको डिस्कस किया हुआ है। वो ये कहता है कि अगर लिमिट एक्स अप्रोच करती है इन्फिनिटी को, लिमिट अगर एक्स अप्रोच करती है इन्फिनिटी को, एंड 1 प्लस 1 बाई एक्स पड़ा हुआ है और पावर में एक्स है, तो वो ई बन जाएगा। तो बेसिकली आपने इसको समझ लेना है कि जो मैंने अभी आपको लास्ट थ्योरम कराया है वो तो ये कहता है कि 1 प्लस एक्स हो और पावर 1 बाई एक्स पड़ी हुई हो तो ये ई बन जाता है। बट वहां पे याद रखना है कि लिमिट क्या अप्रोच कर रही थी, यहाँ पे लिमिट आपके पास जीरो अप्रोच कर रही थी। अगर आपके पास लिमिट अप्रोच करती है, अगर आपके पास लिमिट अप्रोच करती है इन्फिनिटी को, तो लिमिट अगर आपके पास यहाँ पे अप्रोच करती है, कहाँ पे? अगर लिमिट आपके पास यहाँ पे अप्रोच करती है इन्फिनिटी को, तो आपने याद रखना है कि फिर 1 प्लस 1 बाई एक्स होगा एंड पावर में एक्स होगा, तो तब जाकर ई बनेगा। तो दैट्स डिफरेंस बिटवीन टू थ्योरम्स, ऑल्दो ये मिलते जुलते हैं एक दूसरे के साथ। एंड एक चीज़ जो समटाइम्स यूज होता है वो ये है कि अगर लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो कर रहा हो और आपके पास ए की पावर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स पड़ा हो, तो लॉग ई ऑफ ए आ जाएगा। सो ये क्या आ जाएगा आपके पास? लॉग बेस ई ऑफ ए आ जाएगा आपके पास। अच्छा जी, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो पेपर ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी हैं, पेपर में आते भी रहे हैं, प्लस ये आपके इन कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे। सो लिमिट साइन 7x डिवाइडेड बाई एक्स है, एंड लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है जीरो को। सो सैंडविच थ्योरम क्या कहता था? सैंडविच थ्योरम कहता है कि अगर लिमिट एक्स अप्रोच करती है जीरो को, यहाँ पे साइन ऑफ थीटा पड़ा हुआ है एंड डिनोमिनेटर में भी थीटा पड़ा हुआ है, तो ये चीज 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में ऊपर 7x है, तो डिनोमिनेटर में भी 7x होना चाहिए। x तो है बट 7 नहीं है। सो मैं 7 से मल्टीप्लाई भी करूंगा, 7 से डिवाइड भी करूंगा, मैथमेटिकल रूल है। क्यों? क्योंकि 7 बाई 7 कैंसिल हो जाएंगे, एंड कोई चीज़ मैंने खुद से ऐड या सब ऐड नहीं की है, किसी मैथमेटिकल रूल की वायलेशन नहीं की है, ये दोनों टर्म्स जो है ना वो कैंसिल होकर फिर खत्म हो जाएंगी। अच्छा, मैंने 7 से मल्टीप्लाई भी किया, 7 से डिवाइड भी किया। क्यों किया? ताकि मैं नीचे 7x बना सकूं। अब ये वाला जो 7 है इसको मैं इधर अंदर मल्टीप्लाई करा दूंगा और ये वाला 7 बाहर ही पड़ा रहेगा। तो ये वाला 7 बाहर पड़ा रहा, लिमिट x अप्रोच टू 0 हो गई, साइन 7x आ गया, डिवाइडेड बाय 7x हो गया। तो ये तो सैंडविच थ्योरम बन गया। सैंडविच थ्योरम क्या कहता है कि जो चीज़ यहाँ पे आर्गुमेंट में पड़ी हुई है वही चीज़ अगर डिनोमिनेटर में पड़ी हुई है साइन के, एंड लिमिट अप्रोच करिए जीरो को, तो ये सारी टर्म 1 बन जाएगी। ये थ्योरम मैंने यहाँ पे राइट डाउन भी किया है। तो ये सारी
टर्म तो 1 बन गई, 7 इंटू 1 करेंगे तो आंसर मेरे पास 7 आ जाएगा। ठीक है जी। सो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन बड़ी जगह पे आया हुआ है, ये क्वेश्चन फास्ट में आता रहा है, सिमिलर क्वेश्चन बैरिया में आता रहा है, नास्ट का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये, एनईटीज के अंदर ये क्वेश्चन आता रहा है फंक्शंस के। सो बहुत इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा मैं इसको समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बताया कि फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चन में से है, तो इसमें कोई डाउट किसी को ना रहे। सो लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो करती है। सो दो फंक्शन हैं, एक फंक्शन ऊपर पड़ा हुआ है साइन ऑफ ए एक्स, और एक फंक्शन नीचे पड़ा हुआ है विच इज साइन ऑफ बी ऑफ एक्स। सो एक फंक्शन ऊपर है, एक फंक्शन नीचे है। सो दोनों फंक्शंस पे लिमिट अप्लाई होगी। सो दोनों फंक्शंस के ऊपर लिमिट अप्लाई होगी। ऊपर वाले फंक्शन के ऊपर भी लिमिट अप्लाई होगी, नीचे वाले फंक्शन पे भी लिमिट अप्लाई होगी। बट इसको अगर आपने सैंडविच थ्योरम बनाना है तो जो चीज ए एक्स ऊपर पड़ी हुई है साइन में, वही चीज इसके डिनोमिनेटर में होगी, तो आंसर 1 होगा। तो मुझे यहाँ पे चाहिए नीचे ए एक्स और इसके नीचे चाहिए यहाँ पे बी एक्स, तब जाके ये दोनों 1 बनेंगे। अब हम क्या करेंगे, मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में ए से मल्टीप्लाई एंड ए से डिवाइड करूंगा, ताकि कोई मैथमेटिकल वैल्यूएशन ना हो, ये कैंसिल हो जाए। 1 है ना, 1 की जगह पे तो कुछ भी लिख सकते हैं, 1 से तो हर टर्म मल्टीप्लाई हो रही है। बी बाय बी करूंगा एंड एक्स बाय एक्स करूंगा, बी बाय बी करूंगा एंड एक्स बाय एक्स करूंगा। अब ये याद रखना है कि ये ए एक्स यहाँ पर नीचे आ जाएगा इसके, एंड जो सबसे टर्म ऊपर मल्टीप्लाई हो रही है वो सबसे नीचे जाकर डिवाइड हो जाती है। सो ये बी और एक्स मैं इसके नीचे ले गया, और ये ए और एक्स मैं इसके नीचे ले गया। मेरे पास क्या बचा है, मेरे पास जो रह गई हैं टर्म्स वो पीछे ए इंटू बी रह गई हैं। सो ए बाय बी मेरे पास बाहर पड़ा हुआ है, अंदर मैं लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो करूंगा, तो साइन ऑफ ए एक्स, साइन ऑफ ए एक्स, साइन ऑफ ए एक्स बाई ए एक्स आ जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बी एक्स बाई बी एक्स आ जाएगा। तो जो सबसे ऊपर वाला बी एक्स था वो सबसे नीचे आ गया। मैथमेटिकल रूल है, जो टर्म सबसे नीचे डिवाइड हो रही थी ऊपर जाके मल्टीप्लाई होती है, तो यहाँ पे अगर सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा। अलजेब्राइक रूल है ये। अब लिमिट दोनों पे अप्लाई होगी, क्योंकि लिमिट ये कहती थी अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं ऊपर और नीचे तो दोनों पे लिमिट अप्लाई होगी। अब जब इस पे भी लिमिट अप्लाई होगी तो ये तो सैंडविच थ्योरम बन गया ना। सैंडविच थ्योरम क्या कहता है कि जो चीज़ यहाँ आर्गुमेंट में पड़ी है वही अगर नीचे पड़ी हुई है और लिमिट अप्रोच टू जीरो करी है तो ये पूरी टर्म 1 बन जाएगी। तो ऊपर भी 1 आ गया, नीचे भी ये भी 1 बन गया, एंड ए इंटू बी अपनी जगह पे पड़ा हुआ है। सो ए बाई बी यहाँ पे साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सो ए बाई बी यहाँ पे आज इट इज पड़ा हुआ है ए बाई बी। सो ए बाई बी को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस एमसीक्यू का आंसर ए बाई बी बनता है। सो दिस क्वेश्चन very time it has been asked, many times it has been asked in the examination, very repeated question, this is also a repeated question। तो सबसे आसान बात क्या है, आसान बात ये है, शॉर्टकट बताता हूँ ऐसे क्वेश्चन में। अगर दो साइन के फंक्शंस डिवाइड हो रहे हो ना, दो साइन के फंक्शंस क्या हो रहे हो, डिवाइड हो रहे हो, तो जो ऊपर आर्गुमेंट के साथ पड़ा हुआ है और जो नीचे आर्गुमेंट के साथ पड़ा हुआ है वो बाहर ले आओ, अंदर वाला 1 बन जाता है, वो आंसर है। तो शॉर्टकट इसको याद रखने का ये है, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एन एक्स पड़ा हुआ है, तो लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो कर रही है। तो शॉर्टकट क्या है, याद रखना है, मेरा शॉर्टकट वो ये है कि ऊपर वाले के आर्गुमेंट में अंदर जो कांस्टेंट पड़ा हुआ है और नीचे वाले के आर्गुमेंट में जो कांस्टेंट पड़ा हुआ है वो आंसर आ जाएंगे एम बाई एन। बट शर्त यह है कि ऊपर भी एम एक्स हो नीचे भी एन एक्स हो, ठीक है। इसके अलावा की सिचुएशन में ये नहीं चलेगा। अब ये क्वेश्चन आ गया, पूछ रहा है कि जी इसकी वैल्यू बता दो। तो इसके ऊपर तो थ्योरम लगेगा। थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम कहता है कि लिमिट एक्स अप्रोच करती है इन्फिनिटी को एंड 1 प्लस 1 बाई एक्स पड़ा हुआ है और पावर में एक्स पड़ा हुआ है, तो आंसर ई आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे n है तो यहाँ पे हमें n चाहिए, ये 2 नहीं चाहिए। तो इसको मैं रीराइट करूंगा क्वेश्चन को, लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एन होल पावर n आ जाएगा, होल पावर 2 लिख लेंगे। देखिए लास्ट पार्ट में भी बात हुई थी कि अगर पावर के ऊपर पावर दूं तो पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं। अगर x की पावर m इंटू एन है तो आई कैन राइट इट डाउन एज x की होल पावर m होल रेज टू द पावर n, तो पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर x की पावर m बाई एन है तो आई कैन राइट इट डाउन एज x की पावर m होल पावर 1 बाई एन। तो यहाँ पे यही काम हुआ, और ये तो लिमिट का थ्योरम बन गया। थ्योरम के मुताबिक अगर लिमिट x अप्रोच करिए इन्फिनिटी को और 1 प्लस 1 बाई एक्स पड़ा हुआ है, यहाँ पे x है तो रेज टू द पावर e आ जाएगा। तो रेज टू द पावर में x पड़ा हुआ है तो ये e आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा, आंसर इसका क्या आएगा, ये अंदर तो सारी की सारी टर्म e बन गई, e की पावर 2 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर 2।
अच्छा, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, इसकी ये फॉर्म ये बनती है 1 + 1 बाई एक्स की पावर 1 बाई एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास होगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो 1 + 3 ऑफ एक्स है ना, तो 2 बाई एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई एक्स की होल पावर 2। अब जो चीज यहाँ पड़ी है वही चीज यहाँ रेसिप्रोकल में पड़ी, तो यहाँ पे 3 चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई भी कर लिया, 3 से डिवाइड भी कर लिया। तो यहाँ पे क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। क्यों किया, इसको 3 बनाने के लिए। तो जो ऊपर वाला 3 है तो उसको तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और मैं अंदर इसको लिख सकता हूँ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो 1 + 3 ऑफ एक्स 1 बाई 3x हो गया, एंड 3 इंटू 2 की पावर 6 हो गई। तो ये सारी टर्म ई बन गई, ई की पावर 6 इज द आंसर हेयर। सो दिस इज हाउ आप जो है ना लिमिट्स के इन चीज़ों को या इन क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है जी, दैट इज हाउ टू चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। कैसे पता चलेगा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। फंक्शन तब कॉन्टिन्यूस होगा, तीन तीन कंडीशन है उसकी। सो प्रीवियस पेपर के अंदर ये कंडीशंस पूछ ली गई थी कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंडीशंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। तो दिस वाज आस्क्ड इन वेरियस एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन। फास्ट में भी एक आध दफा ऐसी चीज आई हुई है कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। सो उसके लिए एक तो पहली कंडीशन ये है कि फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, एंड उसकी कांस्टेंट लिमिट उसी के इक्वल होनी चाहिए। फंक्शन कब डिसकॉन्टिन्यूस होगा, जब इन तीनों में से किसी एक भी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, कोई एक भी कंडीशन को अगर वो मिस कर रहा है तो फंक्शन को हम कहते हैं कि फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है। सो ऐसी कंडीशन में फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस होता है। तो कुछ एग्जांपल्स करते हैं। एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है। सो इसको चेक करते हैं कि क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। अच्छा, नॉट इक्वल टू 3 का मतलब है कि लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट इसमें पुट हो सकती है। तो सबसे पहले तो नॉट इक्वल वाली बात को ले लेते हैं। नॉट इक्वल वाली बात ये है x² -9 डिवाइडेड बाई x - 3। तो अगर मैं ओपन करके लिखूंगा तो ये आएगा a - b इंटू a + b डिवाइडेड बाई a - b। a - b के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे ये बचा मेरे पास लिमिट x + 3, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 ही होगा इसमें अप्लाई, क्योंकि लिमिट तो 3 पे, ये 3 है तो 3 के ऊपर लिमिट जाएगी। तो जब मैं इस पर ये अप्लाई करूंगा तो 3 + 3 क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, वो सॉरी 3 + 3 क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। अच्छा, अब अगर ये पोर्शन और ये पोर्शन की इक्वल लिमिट है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, अदरवाइज नहीं है। अब एग्जैक्टली इक्वल टू 3 के अंदर डायरेक्ट लिमिट पुट होगी। सो एफ ऑफ एक्स क्या बन रहा है, डायरेक्टली इक्वल टू 3 के ऊपर इसकी वैल्यू गिवन बनती है 6। ये 6 गिवन है, तो ये 6 रहेगा। 6 तो कांस्टेंट है, इसमें जब आप लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 अप्लाई करोगे तो वो तो चेंज नहीं हो सकता, तो 6 की जगह पे 6 ही रहेगा। तो लेफ्ट साइड लिमिट एंड राइट साइड लिमिट दोनों लिमिट्स बराबर है, इसका मतलब है कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए कंडीशंस क्या हैं, बहुत दफ़ा पूछी गई हैं पेपर में, स्पेशली बेरिया में, फास्ट में, एनईटी से भी ये रिलेट करता है, नास्ट के एंट्रेंस टेस्ट से भी, तो इसके लिए भी समबडी इज प्रिपेयरिंग फॉर डार्ट तो वहाँ पे भी आ सकता है। वैसे भी एडवांस मैथमेटिक्स में फंक्शन से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंट इंटरेस्ट टेस्ट में, नॉट ओनली जो हमारे लोकल यूनिवर्सिटीज के इंटरेस्ट टेस्ट है बल्कि इंटरनेशनली भी। लिमिट ऑफ अ फंक्शन की जो कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन है, कॉन्टिन्यूस होने की कंडीशन है, फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी की जो कंडीशन है वो फ्रीक्वेंटली पूछी जाती रही है। सो फंक्शन जो है ना वो डिफाइंड होना चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तीनों चीज़ें सेम, तो मेरी तीनों चीज़ें यहाँ पे सेम आई हैं, तो इसलिए मेरा फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है। सो Like, comment, and subscribe.